हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। मैकाले की शिक्षा नीति से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक आधुनिक भारत में शिक्षा ने समाज की दिशा और दशा दोनों बदली। तो आज हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में भारत में शिक्षा के विकास। तो फटाफट चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे कुछ खास बात जो है वो ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के इतिहास में शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल से स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रमुख आयोगों और नीतियों के माध्यम से हुआ, जो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने से लेकर के राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना तक फैला था। औपनिवेशिक काल में मैकाले की नीति से लेकर के हंटर आयोग तक प्राथमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया, जबकि स्वतंत्र भारत में कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में शिक्षा के विकास का किस तरह से जो कि बढ़ावा मिला। तो सबसे स्टार्टिंग से हम बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके बनाया। सबसे पहला पॉइंट आता है कि 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना के समय जो वायसराय थे कौन थे। तो ध्यान में रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो वायसराय थे। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए इस कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1780 ईस्वी में कराई गई थी। अब अगर बात करें कि इस मदरसे के प्रथम प्रिंसिपल यानी नाज़रीन कौन थे, तो मुल्ला मुजुद्दीन, जो कि याद रखेंगे, ठीक है, मुल्ला मुजुद्दीन, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। तो देखिए 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा, जो कि एक बनारस निवासी थे, इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की 1791 में। अच्छा, 1791 की अगर बात करें तो उस वक्त कौन थे, लॉर्ड कर्नवालिस। 1786 से 1793 इनका शासनकाल रहा और लॉर्ड कर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के लिए भी हम जानते हैं। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं गवर्नर जनरल और वायसराय पर पूरा एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स फॉर्मेट में ही, तो आप लोग बताना कि क्या आप चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए संस्कृत महाविद्यालय के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने नोट डाउन कर रखा है। यहाँ पे है कि इस कॉलेज के संचालन के लिए कर्नवालिस ने 20,000 वार्षिक बजट स्वीकृत किया था, ठीक है। यानी इस कॉलेज का तो जो सैंक्शन किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि 1783 में सर विलियम जोन्स को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और वे स्वयं इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना 1784 में होता है, उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, सर विलियम जोन्स को, ठीक है। और साथ ही साथ 1789 में उन्होंने कलकत्ता के साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि 1789 में उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब एक पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1784, ये याद रखिएगा। 1784 तो सभी को याद होता है, 15 जनवरी भी याद रखना, क्योंकि अब का एग्ज़ाम जो है वो पहले वाला एग्ज़ाम नहीं रहा, हर चीज़ का ट्रेंड बदल रहा है। तो आपको भी थोड़ा सा स्मार्टली तरीका से प्रिपरेशन करना होगा। सिर्फ और सिर्फ 1784 वाले भीड़ में मत रहिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा आता है मैकाले समिति 1835। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को भी पता होगा, तो ध्यान से आराम से समझिए। देखिए मैकाले जो समिति है 1835 में किसके समय में आया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ये आया था, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक इसे मानी जाती है। बेंटिंग ने आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार किया था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, यानी यहाँ पे पढ़ेंगे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा जाता था कि शिक्षा की शुरुआत जो होगा वो समाज के अभिजात वर्ग यानी कि उच्च वर्ग से होगी और फिर धीरे धीरे जो कि छन कर आम जनता तक पहुँचेगी। ये मतलब इस सिद्धांत का पर्पस था। तो अब देख पाएंगे किस तरह से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी का मतलब प्रभुत्व, यानी अंग्रेजी जो विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर उसका प्रभुत्व कैसे हुआ। 1835 में जो कि फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को आधिकारिक अदालती भाषा बनाया गया, ठीक है। यानी जब मैकाले का मिनट आया तो उसने, हम जानते हैं कि 1835 में जब मैकाले का मिनट है वो हिंदी भाषा पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि 1835 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को आधिकारिक अदालती भाषा में बदला गया। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजी पुस्तकों को निःशुल्क और कम
लागत वाले मुद्रण यानी प्रिंटिंग एवं प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाने लगा, मतलब ताकि लोग इंग्लिश को जाने, इंग्लिश को समझे, इंग्लिश के साथ जुड़े। अब यहाँ पे एक उद्देश्य भी देख पाएंगे कि मैकाले का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इनका एक मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में वो अंग्रेज हो। मतलब अब देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पे माइंड गेम खेला जा रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा था वुड डिस्पैच 1854। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई याद रखेंगे, राइट। देखिए, वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में ये आया था, क्योंकि इनका कार्यकाल हम जानते हैं 1848 से 1854 तक था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत यानी वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। इंग्लैंड के मॉडल पर भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया गया। इंग्लैंड की तरह यहाँ पर भी होगा, इस तरह से बताया गया। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यमों को बढ़ावा देने की अनुदान सहायता प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो चार्ल्स वुड के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और याद रखना है, जैसे शिक्षा का माध्यम जो इसमें दिया गया था, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात, यानी वर्नाकुलर जो है। माध्यमिक स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर यानी मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, और कॉलेज स्तर पर केवल और केवल अंग्रेजी की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1854 का वुड डिस्पैच की बात की जा रही है। फिर उसके बाद आता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1854। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ये पूछा जाता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक इसमें मेन थे, लेकिन साथ में और भी लोग थे, तो एक और नाम मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, तो ये 2 नाम फिलहाल आप याद रखो, इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वुड डिस्पैच को इसमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हंटर शिक्षा आयोग, जो कि 1882 से 83। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा एक चीज़ देखिए ना, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें किस टाइप की शिक्षा पर जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया हंटर शिक्षा आयोग 82-83 में। माध्यमिक विद्यालयों में 2 भाग होंगे ऐसा बताया गया था, एक शैक्षणिक और एक तकनीकी। इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा पर भी जोर दिया गया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में की गई थी, ये याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी, ये याद रखना है। अभी एक देखिए, ये जो हंटर शिक्षा आयोग था वो किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छा सुधारवादी कार्य किया, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे कि सुधारवादी कार्यों के लिए लॉर्ड रिपन को भारत में लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। हो सकता है पूछे कि लोकप्रिय वायसराय के रूप में हम किस वायसराय को जानते हैं, तो फिर वही होंगे लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की थी, हंटर शिक्षा आयोग के। राइट, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि याद रखना है। अब देखिए, काफ़ी लोग ये पहले सोच रहे होंगे कि अरे यार पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए मैं आपको हर बार बताता हूँ, सभी वीडियो में बताता हूँ कि आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कोर्स में हमारी सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। अगर आपने बिहार एसआई का या फिर अगर आपने बिहार सीजीएल वाला, एसएससी सीजीएल वाला बैच ज्वाइन किया, तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स तो यहाँ पे अपलोड एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग चाहिए तो मैंने हिस्ट्री के नोट्स को भी अलग कर दिया है, ज्योग्राफी भी अलग है। तो आपको जिस तरह का नोट्स चाहिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करें कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये याद रखिएगा कि यह अधिनियम सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि लॉर्ड कर्जन के समय में ये बात था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस वक्त थे जो बंगाल विभाजन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सैंडलर आयोग 1917-19। अब ये देखिए
कि सैंडलर के साथ साथ, यानी इसमें जो अध्यक्ष थे वो सैंडलर थे, सैंडलर के साथ साथ 2 भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये दोनों नाम याद रखिएगा, याद इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए किया गया था। बस इसमें आपको याद रखना है कि इसका ईस्वी क्या है, 1917 से 1919, जनरली 1917 ही याद रखो, काफ़ी है। वर्धा शिक्षा आयोग आता है 1937। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने 1937 में अपने समाचार पत्र हरिजन में प्रकाशित लेखों के एक श्रृंखला में इसका प्रस्ताव दिया था, वर्धा शिक्षा आयोग का। बुनियादी शिक्षा का मुख्य जो सिद्धांत है वो गतिविधि के माध्यम से सीखना है, ये इसमें कहा गया था। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो जाकिर हुसैन जी को दी गई थी। ठीक है, वर्धा आयोग को नई तालीम के नाम से जाना जा गया और इसमें धार्मिक निर्देश शामिल नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक निर्देश शामिल नहीं थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कथन के रूप में कि वर्धा शिक्षा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर बोला जाए कि मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार किया था, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना कि इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। राइट, चलिए अगला पॉइंट है सार्जेंट शिक्षा आयोग 1944। 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट के द्वारा ये तैयार किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास का योजना कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास का योजना हम सार्जेंट आयोग, सार्जेंट शिक्षा योजना को 1944 को जानते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था 40 वर्षों के भीतर भारत में शिक्षा के स्तर को इंग्लैंड के स्तर के बराबर करना था। मतलब अच्छी बात है, सोचना। नेक्स्ट क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया था। 40 वर्ष के भीतर देश में पूर्ण निरक्षरता को खत्म करने का लक्ष्य, जिसे बाद में खेर समिति जो आई और थोड़ा अच्छा से सोच करके इन्होंने कहा कि हम 40 वर्ष में नहीं, हम इसको 16 वर्ष में ही करने का सुझाव देते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्या आता है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने किया था 1898 में। ये याद रखिएगा, 1898 में। अब इसी के आधार पर मदन मोहन मालवीय जी ने, यानी MMM यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी के पहल पर 1916 में इसी आधार पर, यानी ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, इसी आधार पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की जाती है, जिसका उद्घाटन उस वक्त के तत्कालिक जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग ने इसका उद्घाटन किया था। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने आपको भारत में शिक्षा के विकास से जुड़े वो हर छोटी छोटी जानकारी जो है, जो पूछा जाता है, खास करके आपको ईस्वी ही पूछा जाता है, मेनली जो मिलान करने का आता है तो ईस्वी पूछा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको PDF के बारे में बताया, वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।